रहमान नहीं। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और 9th क्लास की बायोलॉजी के स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस और ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, साइंस की ब्रांचेस कौन सी हैं, फिजिकल साइंसेस कौन सी हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अच्छा, साइंस की अगर बात करें डेफिनेशन की तो वर्ड साइंस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नो। लफ्ज़ साइंस जो है ये लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है जिसका मतलब है टू नो। अच्छा, पुराने ज़माने में क्योंकि फ़िलासफ़र्स जो होते थे वो या तो इटालियन होते थे, या तो लैटिन होते थे, या तो ग्रीक्स होते थे, तो फिर ज़्यादातर ये जो टर्मिनोलॉजी ली जाती है ये या तो ग्रीक लैंग्वेज से ली जाती है या तो लैटिन में, ज़्यादातर ये इन लैंग्वेजेस में से ही ये टर्मिनोलॉजी ली जाती है। तो साइंस की अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ये पुराने ज़माने में होता क्या था, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता था स्टडी का, कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता था। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल होती थी वो कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होती थी, एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे वो सर्कुलेट करती थी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज। फिर क्या होता था, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जो नहीं होती थी तो एक बंदे से लास्ट वाले बंदे तक जो होती थी ये एज इट इज़ नहीं पहुँच पाती थी, उसमें कमों पेशियाँ रह जाती थी। फिर ये सोचा गया कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम रखा जाए, ऐसा सिस्टमेटिक वे रखा जाए जिसके ज़रिए ये जो प्रॉब्लम्स उठ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, या जो ये प्रॉब्लम्स, ये सवाल उठ रहे हैं साइंटिस्ट के ज़रिए, इनको एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व भी किया जाए और उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लिखा जाए ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली नस्लें हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सच नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है हम उसे साइंस कहते हैं। डेफिनेशन में दो चीज़ें आ गई, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू 5 सेंसेस, ऐसी मालूमात जो 5 हिस्सों के ज़रिए, जो हवास से मौजूद होती हैं, हिस्से मौजूद होती हैं इंसान में, उनके ज़रिए जो हासिल हो हम उसे क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ये सेंसेस मौजूद होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे सेंस ऑफ साइट है, जिनके जो आर्गन हैं वो आइज़ हैं, सेंस ऑफ स्मेल है जो नोज़ से की जाती है, सेंस ऑफ हियरिंग है, ईयर हैं जिनके आर्गन, और सेंस ऑफ टेस्ट है जो टंग के ज़रिए की जाती है टेस्ट, और सेंस ऑफ टच है जो स्किन के ज़रिए की जाती है। अच्छा, सेंस ऑफ साइट यानी अगर कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी है, मसलन गिलास है, एक शीशे का गिलास पड़ा हुआ है, शीशे के गिलास में पानी पड़ा हुआ है। अब ये जो पानी पड़ा हुआ है हमारे सामने, हम ये पानी देख रहे हैं और हम अपने आँखों से देख रहे हैं और एक हाइपोथेसिस लगा रहे हैं कि ये जो पानी इसमें मौजूद है ये ठंडा होगा या गर्म होगा। अब ये जो हम देख रहे हैं उसको गौर विचार कर रहे हैं, उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस लगा रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। यानी किसी चीज़ को आप देखें, देखने के बाद उसके लिए गौर विचार करें तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल क्या होती है, ये या तो अच्छी हो सकती है या तो बुरी हो सकती है। कुछ स्मेल मतलब कि अगर आप जा रहे हैं किसी जगह से और वहाँ से एक बंदे का गुज़र होता है जिसको एक अच्छी सी परफ्यूम लगी हुई है, तो वो प्लेजेंट होगी, यानी स्मेल जो आपको ताजगी देगी, ये अच्छी वाली होगी। और कहीं से आपका गुज़र हो रहा है, एक कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है, तो आपको जो बदबू होगी वो यानी आपको डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, ये भी क्या है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो नोज़ के ज़रिए हमें ये जो स्मेल आती है, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, उसके बाद में सेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग यानी जो हम कानों से सुनते हैं, मसलन हम क्लास में बात कर रहे हैं और एक लड़का है जो बाहर से हमारी बातें सुन रहा है, या कोई कमरे में बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा है जो दीवार से कान लगा के सुन रहा है उनकी बातें सुन के गौर विचार कर रहा है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट जो होती है वो टंग के ज़रिए होती है। फिर कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई मीठी होती है, कोई कड़वी होती है, कोई नमकीन होती है, ये जो हम टेस्ट लेते हैं ये भी क्या है, टंग के ज़रिए, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, उसके बाद में सेंस ऑफ टच जो है हमें स्किन के ज़रिए हमें पता चलता है किसी भी चीज़ के बारे में, ये गर्म है या ठंडी है। अच्छा, कोई चीज़ हमें अगर गर्म लगती है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, उसमें हीट ज़्यादा है, इसी वजह से फिर हो क्या रहा है, उस ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी में जो हीट वो ट्रांसफ़र हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें ठंडा लगे टच करने से, उसका मतलब क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो हीट है या टेम्परेचर है, वो उसमें जो टेम्परेचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। फिर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में जो हीट वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अच्छा,
अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ये फिजिकली बस क्या करते हैं कि ये क्वालिटी बयान करते हैं चीज़ों की। मसलन हम कहते हैं कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू है। अब वी डोंट नो कि हाउ मेनी परसेंट द स्काई इज़ ब्लू, पर हम कह रहे हैं फिजिकली कि बस आंखों से जो देख रहे हैं हम, क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि स्काई जो है वो ब्लू है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद हम बात करें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर इन द बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर होगा वो फ्रीज जिस टेम्परेचर पे होगा वो कोल्डर होगा एज़ कम्पेयर टू वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन में जब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो टेम्परेचर कौन सा है, कितने टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा और कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसी वजह से सिर्फ हम क्वालिटी की बात करते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या बात करते हैं, हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नंबर्स के ज़रिए रिलेट करते हैं कि एग्जैक्टली इसका वैल्यू कितना है। मसलन अगर हम बात करें कि 30% ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, कि आसमान जो है वो 30% क्या है, ब्लू है, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि हम इसको नंबर देखने के प्रॉपर यूनिट दे रहे हैं कि कितने परसेंटेज है ना। अच्छा, उसके बाद में बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 ATM। एक ATM पे क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो पानी की वो फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्योंकि हम एक ऑथेंटिक जो है बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर नंबर की बात कर रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज हो रहा है और किस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो रहा है, तो इस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मोर करेक्शंस होती हैं, एक्यूरेट होते हैं और इनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, इनवेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं और ये मेजरेबल होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट का मतलब है टू डू अ प्रैक्टिकल वर्क। कोई भी प्रैक्टिकल वर्क आप कर रहे हैं, किसी भी काम को अमली जामा पहनाने का नाम है एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बा। मसलन कैसे कि एक्सपेरिमेंट की हम बात करें कि एक बंदा है जो कह रहा है कि जो अंडे ख़राब होते हैं, ये अंडे इस वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ये गर्मी में रहते हैं, ज़्यादा टाइम हम गर्मी में रखते हैं, इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि गर्मी में रखने की वजह से अंडे ख़राब नहीं होते, बल्कि अगर आप ऐसे रखते हैं बाहर दिनों के दिन, महीना रखते हैं तो ये अंडे ख़राब हो जाते हैं। अब ये उसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक बंदा कहता है कि ये जो अंडे ख़राब हो रहे हैं गर्मी की वजह से हो रहे हैं, दूसरा बंदा कहता है कि ये जो ख़राब हो रहे हैं वो टाइम की वजह से हो रहे हैं। टाइम की वजह से मतलब कि ज़्यादा देर तक बाहर रखने की वजह से। अब इसको टेस्ट या वेरीफाई करने के लिए क्या किया जा रहा है, 12 अंडे लिए जा रहे हैं, 6 अंडे रेफ्रिजरेटर में रखे जा रहे हैं और 6 अंडे जो है बाहर रखे जा रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर में तकरीबन ये 15 दिन तक ये अंडे रेफ्रिजरेटर में भी 6 पड़े रहे हैं और ये बाहर भी पड़े रहे हैं। अब 15 दिन के बाद हम देख रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर वाले जो फ्रिज में पड़े हुए अंडे हैं वो ख़राब नहीं हो रहे और जो बाहर पड़े हुए अंडे हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, मतलब इसका यही है कि ये जो इन्फ्लुएंस करती है या जो इफ़ेक्ट करती है ऑन द नेचर ऑफ एग्स, वो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम हो रहा है रेफ्रिजरेटर में, इसी वजह से अंडे ख़राब नहीं हो रहे। अगर हम उनको बाहर रख रहे हैं तो ये टाइम की वजह से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो साइंस की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो साइंस को जो है वो मेजर तौर पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक फिज़िकल साइंसेस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी गैर जानदार चीज़ें आ गई हम उनको जो स्टडी करते हैं वो फिज़िकल साइंसेस में करते हैं। अच्छा, फिज़िकल साइंसेस में फर्दरमोर कौन से आ गए, ये फिज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, सब इनमें आ जाती है। अच्छा, फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं हम, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है मैटर और एनर्जी के बीच में, ये क्या है, हम ये किस में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब मैटर में पता है कि वो चीज़ जो जगह रखे और जिसमें कोई वज़न भी हो, हम उसे क्या कहते हैं, ये मैटर है। उसके बाद एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो फर्दरमोर जब हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो ये इनको डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर फिज़िक्स की बात करें तो इनको 2 मतलब के टाइम पीरियड्स में रखा गया है ना, एक मॉडर्न फिज़िक्स है, दूसरी क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब मॉडर्न फिज़िक्स जो है ये 19th सेंचुरी वाली, जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए उसके बाद वाली जो भी फिज़िक्स है हम इसको मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं। अब इसका जो फादर है वो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिन्होंने E=mc² अपनी जो है वो इक्वेशन दी। उसके बाद अच्छा, उसके बाद में क्लासिकल फ़िज़िक्स का जो दौर है वो
आइंस्टाइन से पहले वाला दौर है, यानी 18th सेंचुरी से पहले वाली जो फिज़िक्स सारी थी वो ये क्लासिकल फिज़िक्स थी। अब इसका जो मैक्सवेल थे ये इन्होंने काम किया इसमें, और उसके बाद इसका जो फादर कहा जाता है वो न्यूटन का कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर, यानी स्टडी हम मैटर की करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की, कंपोजिशन पढ़ते हैं उसकी, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी, और उसके बाद में उसके जो रिएक्शंस पढ़ते हैं और इनमें जो चेंजेस आती हैं वो हम सारी किस्में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंटोनी वॉन लेवाइजर को कहा जाता है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। जाबिर बिन हयान को कहा जाता है कि ये फादर ऑफ अल्कीमी है, जो पुराने ज़माने वाली केमिस्ट्री को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दूसरी जो ब्रांच है साइंस की वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार शयों की, यानी जिनमें लाइफ मौजूद हो, कुछ करेक्टर्स मौजूद हों, जिंदा चीज़ों वाले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले, तो हम उनको स्टडी करते हैं इस बायोलॉजिकल साइंस में। इसकी जो डेफिनेशन है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसका जो फादर है वो है अरिस्टोटल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर जो बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे सही से। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।